हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रिंग मी नीरज। तो बेटा आज इसमें मैं चैप्टर नया शुरू कर रही हूँ जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, तो मैंने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ऑलरेडी पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आप जाके चेक करें। और आपको मैंने प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, 3-4 लेक्चर है, ज़्यादा लेक्चर नहीं है, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी से हम बिल्कुल बाहर नहीं जाएंगे। तो मैं ये आपका जो न्यू सीरीज़ है वो मैंने अभी स्टार्ट की है 14 से। तो वो है हमारा सिलेक्शन 2025। ठीक है, तो ये मैंने न्यू, आप समझ लो मेरा फ्री बैच है, न्यू सिलेक्शन बैच 2025, या फिर आप फाउंडेशन बैच भी बोल सकते हो इसको, लेकिन मैं कहूँगी सिलेक्शन बैच 2025 वो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैं सब कुछ आपको पढ़ाऊँगी, आपकी जितने भी चैप्टर हैं केमिस्ट्री के, जितने भी चैप्टर हैं फिजिक्स के, 11th 12th सब के, सब कुछ मैं पढ़ाऊँगी। और उसके बाद मैं आपको प्लस MCQs भी कराऊँगी उनके चैप्टर वाइज। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो अगर आपको करना है, किसी को और को भेजना है तो आप भेज सकते हो, बिल्कुल फ्री है, कुछ भी नहीं पेड करना पड़ेगा आपको, कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इत्मीनान से देखें, इसको समझें, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो, दैट्स इट, इतना चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो हम चैप्टर आज का स्टार्ट कर ले रहे हैं। चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, इसमें हमें पढ़ेंगे क्या क्या, तो ब्रीफली आप जान लो। सेल साइकिल के बारे में जानेंगे, फिर एमफेज के बारे में जानेंगे, फिर सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, सिग्निफिकेंस क्या होता है माइटोसिस का, उसके बारे में जानेंगे। मियोसिस क्या होता है और सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस क्या होता है, इसके बारे में सब कुछ हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो आपने पहले भी पढ़ा होगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, मैंने आपको बताया था कि जब हम चारों तरफ देखते हैं तो हमारे चारों तरफ एक लिविंग थिंग मिलती हैं और कुछ चीज़ें हमें नॉन लिविंग थिंग मिलती हैं। लिविंग क्यों होती है, क्योंकि सेल प्रेजेंट होता है इसलिए उन्हें लिविंग बोलते हैं, और नॉन लिविंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनमें सेल नहीं होता है इसलिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, यहाँ पे बताने का कोई मतलब नहीं है, बस मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दिया है मैंने थोड़ा बहुत। तो आपने पढ़ा होगा सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर अपने लोग होते हैं, जानवर होते हैं और प्लांट्स होते हैं। और यूनिसेलुलर कौन होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सारे यूनिसेलुलर हैं। याद रहेगा आपको। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। आपको पता है हर एक ऑर्गेनिज्म, जो सारे ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, उनकी लाइफ एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है। मीन्स ऐसे समझ सकते हो आप, जैसे कि एक गैमीट जो होते हैं, गैमीट कौन से होते हैं, मेल गैमीट कौन सा होता है, स्पर्म होता है, और फीमेल गैमीट कौन सा होता है, आपका एग होता है। तो मेल गैमीट की बात कर रहे हैं हम, तो वो स्पर्म की बात कर ले रहे, और फीमेल गैमीट जो होता है वो हमारा होता है एग। ठीक है, तो ये क्या है, एक सिंगल सेल ही तो है दोनों, ये भी एक सिंगल सेल है, ये भी एक सिंगल सेल है। ये दोनों जब फ्यूज होते हैं तब जायगोट का फॉर्मेशन होता है। आया समझ में। तो ये क्या है, एक एन सेल है, ये भी एक एन सेल है। समझ में आया। तो यही कह रहा है ये कि आपको पता होगा कि हर एक ऑर्गेनिज्म, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो अपनी लाइफ स्टार्ट करता है सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल से। ठीक है, यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिज्म। आपको पता होगा या फिर आप सोचते होंगे कि ये सिंगल सेल इतने बड़े ऑर्गेनिज्म में कैसे तब्दील हो जाती है, कैसे बदल जाती है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्स। आपको पता है हमारी जो सेल होती हैं उनमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है हमारा, एक तो होता है ग्रोथ और दूसरा होता है रिप्रोडक्शन। फिर ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं सेल के। इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर हैं, ग्रोथ भी करते हैं और रिप्रोडक्शन भी करते हैं। ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू विद ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू टू डॉटर सेल्स ईच टाइम दे डिवाइड। तो सारे जो हमारे सेल होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द डिवाइडिंग इनटू टू, डिवाइड कर जाते हैं 2 सेल्स में, जिनको हम डॉटर सेल्स बोलते हैं, 2 डॉटर सेल्स। और वो कैसे डिवाइड करते हैं, वो पेरेंटल सेल हमें दी हुई होती हैं। पेरेंटल सेल मतलब जैसे कि हम भी बने हुए हैं, हम अपने पेरेंटल सेल से ही बने हुए हैं। अगर फादर का स्पर्म फ्यूज़ नहीं करता मेल फीमेल की जो मदर है उसके एग के साथ में, तो हम लोगों का भी यहाँ पे नामो निशान नहीं होता है ना। तो हमारे पेरेंटल सेल ही हैं जिनसे हमें मिली हैं चीज़ें, और वो उन्होंने बनाया डॉटर सेल। डॉटर सेल से ही हम मिलके बने हुए हैं। ठीक है, आपको पता होगा। दीज न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स होती हैं, कैन देम सेल्स ग्रो, ये ग्रो करती हैं, डिवाइड करती हैं, एंड गिव राइज करती हैं टू अ न्यू सेल पॉपुलेशन, और एक न्यू सेल की पॉपुलेशन, एक सेल की न्यू पॉपुलेशन बनती है, दैट इज फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ एंड द डिवीजन ऑफ अ सिंगल पेरेंटल सेल। तो वे किससे बनती हैं, ये आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि ये बन किससे रही हैं बेटा, ये बन रही हैं हमारी
फॉर्म हो रही हैं किससे, ग्रोथ हो रही है उनमें, और फॉर्म हो रही हैं बाय द डिवीजन ऑफ सिंगल पेरेंटल सेल। सिंगल पेरेंटल सेल ग्रोथ कर रही है और डिवीजन कर रही है, तब ये फॉर्म हो रही हैं। और इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, इन्हीं को हम प्रोजेनी कह देते हैं। इन अदर वर्ड्स में क्या जानेंगे हम, सच साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन, ये जो ग्रोथ और डिवीजन हो रहा है अलावा सिंगल सेल, जो सिंगल सेल में डिवीजन और ग्रोथ करा रहा है, फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स, फिर हमारे एक स्ट्रक्चर बनता है, और जो स्ट्रक्चर बनता है वो मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनता है। आया समझ में इतना, आई होप आपको आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, जैसे कि लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम था आपका, उसमें आपसे क्या पूछा गया था कि लाइफ स्पेन क्या होता है। तो लाइफ स्पेन आपको पता होगा, जीवन से लेके मरने तक की जो बीच की साइकिल होती है उसको हम लाइफ स्पेन बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पैराग्राफ से पूछ लेते हैं, जनरल चीज़ें डालते हैं उसमें, और जनरल चीज़ें ही आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। इवन आप ना किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, इवन एम्स का भी आप दे रहे हो, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो मेरे से और क्वेश्चन करोगे मेरे साथ में, आप डेफिनेटली क्रैक कर पाओगे, ठीक है, मैं इसका दावा करती हूँ आपसे। तो देखिए सेल साइकिल क्या होता है हमारा, सेल साइकिल के बारे में आप जानेंगे ब्रीफली क्या होता है। सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सभी जो जीवित जंतु होते हैं उनमें सेल डिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, ठीक है। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल साइकिल, जब सेल साइकिल हो रहा होता है, जब डिवीजन हो रहा होता है सेल में, तो हमारे क्या करता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है, सेल ग्रोथ करती है, ऑल्सो टेक्स प्लेस। तो जब हमारा डिवीजन हो रहा होता है सेल में, किसी भी सेल में डिवीजन हो रहा होता है, तो हमारा डीएनए रेप्लिकेट करता है और उसी के साथ साथ हमारी सेल ग्रोथ भी करती है, ठीक है। ऑल दीज जो प्रोसेसेस हैं, ये जो सारी प्रोसेसेस हैं आपकी सेल डिवीजन की, जैसे सेल डिवीजन हो गया आपका, पहला सेल डिवीजन हो गया, फिर डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, सेल ग्रोथ हो गया, हैंस हैव टू टेक प्लेस इन अ कोऑर्डिनेटेड वे टू इंश्योर करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल्स कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम्स। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे सबसे पहले होगा क्या आपका सेल डिवीजन, देन डीएनए रेप्लिकेशन और देन सेल ग्रोथ। तो ये तीनों ही चीज़ें कोऑर्डिनेटेड वे में होंगी। कोऑर्डिनेटेड वे का मतलब होता है जैसे कि हमारे सीक्वेंस होता है, जैसे 1 के बाद में 2 आता है, 2 के बाद में 3 आता है, 3 के बाद में 4 आता है, वैसे ही ये भी हमारी एक कोऑर्डिनेटेड वे में होती हैं और इंश्योर करती हैं कि हमारा जो डिवीज़न हो रहा है वो करेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कोई भी प्रोसेस इसमें, जैसे मान के चलो सेल डिवीजन नहीं हुआ, सेल डिवीजन नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है डीएनए रेप्लिकेशन भी नहीं होगा, और डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा तो सेल ग्रोथ भी नहीं करेगी, है ना। तो इसलिए ना उल्टा हो सकता है और ना ही बीच से ये प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है, शुरुआत से ही सीक्वेंस में ही हर चीज़ होगी। तो कोऑर्डिनेटेड वे में होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है बेटा साथ में काम करने वाले। जैसे मान के चलो हमारे ब्लड में, हमारा ब्लड है, ठीक है, हमारे ब्लड में अगर हॉर्मोन्स जो काम कर रहे हैं वो क्या करें, वो काम ही करना बंद कर दें। और वो काम करना क्यों बंद करेंगे, क्योंकि हमारा जो दिमाग है, माइंड है, वहाँ से कुछ हार्मोन के जो ग्लैंड होती हैं वो सिक्रीट ही नहीं करेंगी हार्मोन को, या फिर प्रोत्साहन ही नहीं देंगी, स्टिमुलेट ही नहीं करेंगी उस चीज़ को। तो फिर हमारे ब्लड में हार्मोन जाएंगी नहीं, और जब हार्मोन नहीं जाएंगे तो जो जितनी भी ग्लैंड है हमारी बॉडी में, जैसे आप मान के चलो मेमोरी ग्लैंड हो गई फीमेल में, और आप बोल सकते हो जो हमारी जो एसरी ग्लैंड होती हैं मेल में या फीमेल में, तो वो सारी ग्लैंडें काम ही नहीं करेंगी, और काम नहीं करेंगी तो फिर बॉडी का फंक्शन बेकार हो जाएगा, और बॉडी का फंक्शन बेकार हो जाएगा तो इंटरनली और एक्सटर्नली हमें बहुत सारी डिजीज़ हो जाएंगी, परेशानियां हो जाएंगी। तो इसलिए हर चीज़ एक मैनर में होनी ज़रूरी है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हमारी कोऑर्डिनेटेड वे में होती हैं, जिससे कि हमें पता चल पाए कि हमारा डिवीज़न जो हो रहा है वो करेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसी से अगर करेक्ट होगा तो हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल भी बनेंगी, और प्रोजेनी सेल बनेंगी तो वो एक कंटेन करेगा एक इंटैक्ट जीनोम को, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, जो सीक्वेंस होते हैं इवेंट्स के, जिस इवेंट्स में दौरान जा रही है हमारी सेल, जिस इवेंट के दौरान जा रही है, तो हमारे कुछ सीक्वेंस होते हैं बाई विच सेल डुप्लीकेट होता है हमारा इट्स जीनोम, अपने जीनोम को डुप्लीट करता है, और
सिंथेसिस करता है एंड अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स में। ठीक है, सबसे पहले हमारी सेल डुप्लीकेट करेगी, जो जिसमें सेल में डुप्लीकेट क्या होता है, जीनोम होता है, और सिंथेसिस होता है, कुछ अदर भी और भी चीज़ें होती हैं उनमें सिंथेसिस होता है, डीएनए का सिंथेसिस जैसे मान के चलो। इवेंचुअली फिर हमारी जो सेल है वो डिवाइड कर जाती है किसमें, दो डॉटर न्यूक्लियाई में, दो डॉटर सेल्स में, ऐसे बोल सकते हो आप। इसी टर्म को हम क्या बोल देते हैं बेटा, सेल साइकिल बोल देते हैं। ऑलरेडी मैंने इस चैप्टर का आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया है, अगर आपने ना किया हो तो आप कर भी सकते हो, और आप इसके क्वेश्चन चैप्टर के बाद भी कर सकते हो। ठीक है, ऑल दो सेल ग्रोथ भी होती है हमारी। अब सेल ग्रोथ कैसे होती है, सेल ग्रोथ होती है हमारी इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज। जैसे जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, जब मैंने आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ाया था, तो हमारी सेल होती है, सेल में हमारे बहुत सारे मैनी टाइप ऑफ ऑर्गेनेलीज होते हैं। जैसे हमारा ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया हमारा राइबोसोम, ये हो गया हमारा जैसे ये गोल्जी बॉडी, जैसे गोल्जी बॉडी होती है ना, वो हो गया। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, जैसे मैं लिख दे रही हूँ ये, और राइबोसोम होता है, राइबोसोम होता है, और क्या होता है आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस भी याद रखना है, एन लिख दे रही हूँ, न्यूक्लियस होता है। तो बहुत सारे हमारी सेल में क्या होते हैं, ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल होता है, लाइसोसोम होता है, ये सारी चीज़ें वैक्यूल हमारे ऑर्गेनेलीज हैं एक यूकेरियोटिक सेल में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं आपकी, तो राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक साइटोप्लाज्म में डिप्ड है, मतलब साइटोप्लाज्म में पड़ी हुई हैं। जैसे एक जेली फॉर्म सब्सटेंस होता है जो हमारे सेल में प्रेजेंट होता है, उसी को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो जब सेल ग्रोथ हो रही होती है तो इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा होता है हमारा, तब हमारी सेल ग्रोथ कर रही होती है। ठीक है, इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, और ये क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है सेल ग्रोथ। डीएनए सिंथेसिस होता है अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। तो डीएनए सिंथेसिस हमारा सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक सेल साइकिल की क्या होती है, स्टेज होती है, उसी में हमारा डीएनए सिंथेसिस होता है। और डीएनए सिंथेसिस कौन सी उसमें होता है, वो आता है हमारा एस फेज में। ये सारे फेजेस मैं आपको पढ़ाऊंगी ब्रीफली कि फेज क्या होते हैं और क्यों होते हैं। ठीक है, तो एस फेज में एक स्पेसिफिक स्टेज है सेल साइकिल की जिसमें सिर्फ और सिर्फ डीएनए सिंथेसिस होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं आपसे द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स, जिसे हम डीएनए भी बोलते हैं, आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर्स न्यूक्लियाई। और जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम होते हैं हमारे, वो डॉटर न्यूक्लियाई में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं बाय ए कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स। और ये किसके द्वारा होते हैं, ये होते हैं कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स के द्वारा। कुछ इवेंट्स होते हैं हमारी सेल में, तो उसके बाद में ये हमारे जो डीएनए बना हुआ है वो दोनों ही जो डॉटर न्यूक्लियाई होती हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तब की बात बता रही हूँ मैं ये सारी चीज़ें। कॉम्प्लेक्स सीरीज क्यों बोला है इन्होंने, क्योंकि बहुत सारी स्टेजेस होती हैं हमारी, तब कहीं जाके हमारा डीएनए रेप्लिकेट करता है, और डीएनए रेप्लिकेट करने के बाद में फिर वो दोनों डॉटर न्यूक्लियाई में बराबर बराबर बट जाता है। ठीक है, दीज इवेंट्स आर देमसेल्व्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल, और ये सारे जो इवेंट्स होते हैं वो अंडर जेनेटिक कंट्रोल में होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। ठीक है, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे कि हमारी जो सेल साइकिल होती है वो एक्चुअल में दिखती कैसे है। ठीक है, ये देखेंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं। नेक्स्ट ये है हमारा। ठीक है, अब आपको पता चला कि हमारी जो सेल साइकिल है वो दिखती कैसी है। तो हमारी ये सेल साइकिल ऐसे दिखती है, ऐसी कुछ दिखती है। ठीक है, इसमें बेसिक चीज़ें हैं जो मैं बता दे रही हूँ। सेल साइकिल हमारी डिवाइडेड होती है इनटू टू बेसिक फेजेस में, दो बेसिक फेज होते हैं उसके, और कौन से होते हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ। पहला होता है हमारा इंटरफेज और दूसरा होता है हमारा एम फेज। ठीक है, ये हो गया। अब ये यहाँ से लेके G1 से लेके और G2 तक, ये वाला जो फेज है इसको हम इंटरफेज बोलते हैं। ठीक है, INT लिख दिया है। और ये जो फेज है ये वाला बेटा, ये वाला जो ब्लैक है, इसको हम एम फेज बोलते हैं, ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, इतना जान लीजिए, बेसिक चीज़ है ये बिल्कुल। अब जानेंगे फेजेस ऑफ सेल साइकिल की
जो फेज़ होते हैं सेल साइकिल के वो क्या क्या होते हैं। अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। आपको पता है कि हम क्या हैं, यूकैरियोटिक सेल हैं। हम यूकैरियोटिक सेल से बने हुए हैं। हम यूकैरियोट्स में आते हैं, जैसे प्लांट्स आते हैं यूकैरियोट्स में, फंजाई यूकैरियोटिक हैं और प्रोटिस्ट हैं हमारे क्या यूकैरियोटिक सेल में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, यूकैरियोटिक सेल से बनी हुई हैं। तो हम भी ये क्या हैं, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल से बने हुए हैं। तो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल इन कल्चर। तो हमने एक ह्यूमन सेल को लिया। दीज सेल्स जो होती हैं डिवाइड करती हैं वंस इन अप्रॉक्सीमेटली एवरी 20 आवर। तो हमारी जो सेल डिवाइड करती है बेटा वो 24 घंटे में डिवाइड करती है। अप्रॉक्सीमेटली एवरी 24 आवर में हमारी सेल डिवाइड करती है, ठीक है, एक बार। हाउएवर दिस ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। लेकिन ये ड्यूरेशन हर एक सेल में सेम नहीं है। जैसे हमारी ह्यूमन सेल है तो उसमें 24 आवर लगते हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, आपका ईस्ट हो गया, और आपका क्या होता है, इकोलाई एक बैक्टीरिया है। तो इनकी सबकी क्या है, ड्यूरेशन अलग अलग है, उनका समय अलग अलग है। जैसे मान के चलो हमने बात करते हैं, यहाँ पे बोल रहा है ना वो कि ये वेरी करता है, वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप, ऑल्सो सेल टाइप में भी वेरिएशन होता है टाइम का। तो देखो क्या होगा, आपका ड्यूरेशन क्या होगी। जैसे ये हमारा हो गया ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल का कितना बताया, 24 आवर में एक बार हमारी सेल डिवाइड करती है। फिर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की। तो हमारा जो इकोलाई है, इकोलाई में आपकी जो सेल है वंस अ टाइम 20 मिनट में डिवाइड करती है, ठीक है। फिर हम आते हैं ईस्ट पे। तो ईस्ट होता है हमारा, वो 90 मिनट में डिवाइड करता है। तो पता ना वेरी कर रहा है यहाँ पे कि नहीं कर रहा है, आराम से आपको दिख रहा है कि वेरी कर रहा है, सेम टाइम नहीं है। हमारी सेल 24 आवर में वंस अ टाइम डिवाइड कर रही है। फिर इकोलाई की जो सेल है वो 20 मिनट में वंस अ टाइम डिवाइड कर रही है। ईस्ट का अलग है, 90 मिनट में, 1.5 घंटे में कर रही है डिवाइड। तो ये बेटा वेरी करता है हर एक सेल पे और हर एक ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दे भी रखा है कि ईस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इज ओनली अबाउट 90 मिनट उसको लगती हैं एक बार डिवाइड करने में, ठीक है। तो ये क्या पता चल गया आपको कि हमारी जो सेल्स हैं, यूकैरियोटिक सेल हैं, वो उनकी ड्यूरेशन होती है सेल साइकिल की, सेल डिवीज़न की, वो भी वेरी करती है। वो भी सेम जैसी नहीं होती कि हर एक की 24 घंटे में हो रही है, नहीं। हर एक ऑर्गेनिज्म की अलग अलग सेल साइकिल होती है, जैसे चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ऑर्गेनिज्म बड़ा होगा तो बड़ी घंटे लगेंगे उसको डिवाइड करने में, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो वेरी कर रहा है किस बेसिस पे, कि सेल का डिवीज़न पे, सेल के डिवीज़न के बेसिस पे बोल रहा है वो कि ऑर्गेनिज्म हमारे वेरी कर रहे हैं। सेल तो सेल टाइप भी वेरी कर रहा है, टाइम हमारा वेरी कर रहा है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बेसिक फेज़ हमारे क्या होते हैं। तो 2 बेसिक फेज़ मैंने आपको बता दिए, इंटरफेज़ और एम फेज़। अब हम बात करते हैं इसमें जो इंटरफेस है बेटा, वो हमारा क्या करता है, हम आगे पढ़ेंगे भी। तो जो हमारा इंटरफेस है वो पूरे सेल का 95% टाइम लेता है। इसमें होता क्या है कि हमारी डिवीज़न होती हैं, सॉरी डिवीज़न नहीं होती हैं, इसमें हमारी तैयारी हो रही होती है डिवीज़न की। जैसे डीएनए का सिंथेसिस, रेप्लिकेशन और भी चीज़ें हैं, जैसे हिस्टोन प्रोटीन का बनना, ठीक है, और अमाइनो एसिड्स का बनना। तो इंटरफेस हमारा क्या लेता है, सबसे ज़्यादा टाइम लेता है तैयारी करने में, क्योंकि उसे डिवीज़न करवाना है इसलिए। तो सारी चीज़ें डिवीज़न के टाइम पे, जो डिवीज़न करवाना है उसे, तो सारी चीज़ें तैयार करना उसका काम है इंटरफेस का। तो इंटरफेस हमारा 95% टाइम लेता है पूरे सेल साइकिल का। बाकी जो 5% टाइम बचता है हमारा, वो हमारा एम फेस लेता है, जिसको हम माइटोटिक फेस बोलते हैं, ठीक है। सिर्फ 5% टाइम ही हमारा इसमें लगता है एम फेस में। जैसे मान के चलो हमें 24 आवर लगते हैं हमारी सेल को डिवाइड करने में, ह्यूमन सेल को डिवाइड करने में, ठीक है, 24 आवर लगते हैं। तो 23 आवर जो है बेटा, वो हमारी सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस लेता है, ठीक है। बाकी जो बचा है 1 घंटा हमारा एम फेस हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ तैयारी हो चुकी है। बस हमें क्या करना है, सिर्फ डिवाइड करना है, सेल को डिवाइड करना है, तो 1 घंटे में भी हो जाएगा। इसलिए ये चीज़ें समझ सकते हो आप। जैसे मान के चलो शादी हो रही है किसी की, तो शादी की तैयारियाँ 1 महीने 2 महीने पहले चल रही होती हैं, तैयारियाँ हो रही होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं कि संगीत है और हल्दी है, पता नहीं क्या क्या ड्रम ड्रम होता है शादियों में। तो वो सारी चीज़ें हमारी क्या है, तैयारी चल रही होती है 1-2 महीने से। लेकिन शादी कितनी जल्दी हो जाती है, शादी तो यार 1 घंटे में ही हो जाती है, 2 घंटे में हो जाती है,
है ना, एक दिन में हो जाती है, आप ऐसे मान के चल सकते हो ना। जैसे फेरे तो मान के चलो 1 घंटे में ही हो जाते हैं। तो क्या है, यही पर्पज़ है कि हमारी तैयारियां बहुत ज़्यादा चल रही होती हैं, तो उस जो तैयारियां चल रही हैं उस फेज़ को हम बोल देंगे, शादी की तैयारियां चल रही हैं उस फेज़ को हम बोलेंगे इंटरफेज़, और शादी जो हो गई है मतलब, हाँ, तो उसको हम फेज़ बोल देंगे, ठीक है। अब चलो हम आगे पढ़ते हैं। आगे आपसे कह रहा है कि द मैम जो एम फेज़ होती है हमारी, रिप्रेजेंट करती है फेज़ को व्हेन एक्चुअल सेल डिवीजन। अब आपको ये भी याद रखना है कि किस फेज़ में एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो एक्चुअल जो सेल डिवीजन होता है वो हमारा एम फेज़ में होता है, याद रखना है आपको, जिसको हम माइटोसिस भी बोलते हैं, और जिसको माइटोसिस M means mitosis phase occurs and the interphase represent the phase। तो इंटरफेज रिप्रेजेंट करता है बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज को, 2 सक्सेसिव एम फेज के बीच में हमारा इंटरफेज आता है, ठीक है, याद रखना है। जैसे मान के चलो हमारा एक डिवीजन हो गया, फिर हमारा क्या आएगा, इंटरफेज आएगा, फिर से डिवीजन होगा, ठीक है ना, फिर से डिवीजन होगा नहीं होगा, तो हमारा इंटरफेज किस में आ रहा है, 2 सक्सेसिव एम फेज के बीच में आ रहा है। पहला सक्सेसिव एम फेज है और ये दूसरा सक्सेसिव एम फेज है, उसके बीच में हमारा इंटरफेज आ रहा है, ठीक है। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट in the 24-hour average duration of cell cycle of a human cell division proper lasts for only about an hour। तो मैंने आपको बताया सेल डिवीजन किस में होता है, 1 घंटे में हो जाता है सिर्फ और सिर्फ। 24 आवर में सिर्फ और सिर्फ तैयारी हो रही होती है कि हमें कैसे कैसे डिवीजन करवाना है, एक सीक्वेंस में आना होता है कि हमें पहले डीएनए रेप्लिकेशन कराना है, डीएनए को सिंथेसिस करवाना है, आरएनए बनाना है, प्रोटीन बनाना है, अमाइनो एसिड्स बनाने हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें तैयारियां हो रही होती हैं, और जब तैयारी हो जाती हैं तो हमारी एम फेज स्टार्ट हो जाती है, और विद इन 1 आवर एन आवर में हमारा सेल डिवीजन हो जाता है। द इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ऑफ ड्यूरेशन सेल साइकिल। मैंने आपको बताया था कि इंटरफेज हमारा सिर्फ और सिर्फ 90% ऑफ द सेल साइकिल का लेता है। अब देखिए नेक्स्ट, द एम फेज स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन। तो हमारा जो एम फेज स्टार्ट होता है वो न्यूक्लियर डिवीजन से होता है, ठीक है। एम फेज कब स्टार्ट होता है बेटा, हमारा न्यूक्लियर डिवीजन से होता है, करस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ ड्यूटर क्रोमोसोम, और जिसमें सेपरेशन होता है ड्यूटर क्रोमोसोम्स का, जिसे हम कैरियोकाइनेसिस भी बोलते हैं। कैरियो का मतलब ही होता है बेटा न्यूक्लियाई, ठीक है, और काइनेसिस मतलब वही डिवीजन। और फिर उसके बाद में आता है यूजुअली एंड होता है हमारा एम फेज किस पे, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म की डिवीजन से, मतलब उसको बोल देते हैं हम साइटोकाइनेसिस। तो आपको याद रखना है कि हमारा जो एम फेज होता है वो स्टार्ट होता है किससे, न्यूक्लियर डिवीजन से स्टार्ट होता है, जिसमें हमारे कैरियोकाइनेसिस, उसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, और सेपरेशन हो रहा होता है ड्यूटर क्रोमोसोम्स का, और एंड हो रहा होता है हमारा कब, कि जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा होता है तब हमारा एंड हो जाता है एम फेज। अब पढ़ते हैं इंटरफेज के बारे में। इंटरफेज क्या कह रहा है, थ्रू कॉल्ड रेस्टिंग फेज, इसको हम रेस्टिंग फेज बोलते हैं। रेस्टिंग फेज, देखो रेस्टिंग फेज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें सेल डिवीजन नहीं हो रहा, ठीक है, उसमें तैयारी हो रही है, इसलिए रेस्टिंग फेज बोल रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल सेल डिवीजन तो हमारा एम फेज में हो रहा है ना, तो इसलिए उसको रेस्टिंग फेज का नाम दे दिया क्योंकि वो रेस्ट पे है, लेकिन एक्चुअल में वो रेस्ट पे नहीं है, वो सारी तैयारियां कर रहा है भाई। तैयारियां नहीं होंगी तो सेल डिवीजन कैसे होगा, तैयारियां नहीं होंगी तो शादी कैसे होगी, समझ रहे हो ना, तो वो चीज़ है। इज द टाइम ड्यूरिंग विच सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन। देखो मैंने आपको बताया तैयारियां प्रिपेयर कर रहा है फॉर डिवीजन के लिए, बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन। और सेल ग्रोथ कैसे हो रहा है और डीएनए रेप्लिकेशन में भी, और एक ऑर्डरली मैनर में, एक मैनर में हो रहा होता है। इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेजेस में, और इंटरफेज को हम 3 फर्दर फेजेस में डिवाइड कर देते हैं। पहला फेज होता है हमारा जीवन फेज, जिसको हम गैप 1 बोलते हैं। फिर हमारा होता है एस फेज, जिसको हम सिंथेसिस बोलते हैं। और फिर होता है हमारा G2 फेज, जिसको हम गैप 2 फेज बोलते हैं। आया समझ में? तो ये सारा ऑर्डरली मैनर में हो रहा होता है, हर एक चीज़ कोऑर्डिनेटेड वे में हो रही होती है। G1 होगा तभी S होगा और तभी G2 होगा, और फर्दर फिर हमारा M फेज पे आएगा। अदरवाइज ये सारी प्रोसेस नहीं होंगी तो कुछ भी नहीं होगा, मतलब डिसऑर्डर है हमारी सेल में, खराब हो चुकी है सेल। तो एक बार आप इसका डायग्राम देख लें। डायग्राम आपसे कह रहा है, जैसे मैं आपको बड़ा दिखा दे रही हूँ, और डायग्राम देखिए। तो डायग्राम आपसे क्या कह रहा है बेटा, डायग्राम देखिए, मैंने इंटरफेस और एमफेस के बारे में बता दिया है। तो ये हमारा G1 हो गया, ये S हो गया, और ये G2 हो गया। इसके बाद में हमारा एमफेज आ जाता है, ये एमफेज है। G0 के बारे में भी हम बताएंगे आपको, ये G0 क्या है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे 3 फेजेस हैं इंटरफेस के। ये क्या बताया था मैंने आपको, यहाँ तक पूरा इंटरफेस बताया। तो इंटरफेस के 3 फेज में हमने इंटरफेस को फर्दर डिवाइड कर दिया है, जिसमें हमारा G1 आ रहा है, S आ रहा है, G2 आ रहा है। फिर हम पढ़ेंगे एम फेज के बारे में। तो हम सबसे पहले हम जानते हैं G1 के बारे में, कि G1 फेज हमारा क्या कह रहा है,
ठीक है। अब हम पढ़ेंगे G1 के बारे में। तो कह रहा है G1 फेज करस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो G1 फेज करस्पॉन्ड क्या करता है हमारा, इंटरवल बिटवीन, किस किस के बीच में इंटरवल चल रहा होता है, माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में इंटरवल चल रहा होता है। ड्यूरिंग G1 फेज में क्या होता है, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। आपको सबसे पहली बात याद रखनी है कि G1 फेज में हमारा सेल क्या हो रहा होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है। इवेंचुअली वो कह रहा है कि इंटरफेज में भी हमारी जो सेल होती है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। एंड कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा होता है बट डज नॉट रेप्लिकेट इस डीएनए। कंटिन्यूसली वो ग्रो कर रही होती है हमारी सेल, लेकिन उसका डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। आपसे पूछ ले वो कि कौन सा फेज है सेल साइकिल का जिसमें हमारा सेल तो मेटाबॉलिकली एक्टिव है और कंटिन्यूसली ग्रो भी कर रही है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता उसमें। तो आपको सीधे सीधे बता देना है कि G1 फेज है, बस। फिर आते हैं हम एस फेज के बारे में। एस फेज और सिंथेसिस फेज। फेज क्या कहता है, ये कहता है मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। तो आपको क्या मार्क करना है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एस फेज में, कि डीएनए सिंथेसिस भी इसी में होता है और डीएनए रेप्लिकेशन, उसी को हम डीएनए रेप्लिकेशन भी बोलते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन का जो मार्क है वो हमारा एस फेज से ही लगता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है सेल में, ठीक है। डीएनए का अमाउंट होता है सेल में, वो क्या होता है, डबल हो जाता है। जैसे मान के चलो इनिशियल अमाउंट जो डीएनए का है वो है हमारा 2C और इंक्रीज होके वो 4C हो गया। 2C से सीधे कहाँ चला गया, वो 4C पे पहुंच गया, ठीक है। तो ये डीएनए का अमाउंट है, नॉट क्रोमोसोम, ठीक है। ये डीएनए का अमाउंट है। डीएनए का अमाउंट डबल हो गया, 2 से 4 हो गया तो डबल हो गया, ऑब्वियस बात है। हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम। मैंने आपको बता दिया कि क्रोमोसोम का नंबर हमारा इंक्रीज नहीं होता है। इफ सेल है डिप्लॉयड, अगर सेल हमारी डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड होगी तो क्या होगा, 2n नंबर होगा उसका क्रोमोसोम का। तो G1 फेज में 2n नंबर है अगर हमारे क्रोमोसोम का, तो फर्दर जब आफ्टर एस फेज के बाद भी आप देखोगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके 2n ही आपको मिलेंगे, रिमेन्स द सेम, ठीक है। नंबर, क्रोमोसोम के नंबर में कोई तब्दीली नहीं आती है। क्रोमोसोम के नंबर 2n के 2n ही रहेंगे, लेकिन डीएनए का नंबर 2C से 4C हो जाएगा, बस इतना याद रखना है आपको एस फेज में। अब फर्दर देखेंगे एनिमल सेल्स में क्या होता है ड्यूरिंग एस फेज। एस फेज के दौरान हमारे जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है विगिन होता है, मतलब स्टार्ट हो रहा होता है इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आपको पता है डीएनए रेप्लिकेशन, तो आपको बताइए कि हमारा डीएनए रेप्लिकेशन हमारा न्यूक्लियस में ही होगा, ऑब्वियसली बात है, न्यूक्लियस में ही होता है डीएनए वगैरह। एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म, और सेंट्रियोल का हमारा डुप्लीकेट होता है बेटा साइटोप्लाज्म में डुप्लीकेट होगा। ड्यूरिंग द G2 फेज में हमारा क्या हो रहा होता है, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, प्रोटीन हमारी सिंथेसाइज्ड हो रही होती हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस के लिए। माइटोसिस की प्रिपरेशन के लिए हमारी डीएनए जो प्रोटीन हो रही होती हैं G2 फेज में वो सिंथेसिस हो रही होती हैं। वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यू, जहाँ पे हमारी सेल क्या करेगी, ग्रोथ कंटिन्यूस करेगी। तो ये हमारा G2 के बारे में हो गया। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे G0 के बारे में। मैंने आपको बताया था G0 के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो कुछ सेल्स होती हैं हमारी अडल्ट एनिमल्स में, डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन, वो हमें डिवीजन में नहीं दिखती हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आपका हार्ट सेल हो गया, और एक और सेल आपको बता दे रही हूँ मैं, नर्व सेल्स। नर्व सेल्स, ठीक है, ये हमारी 2 सेल ऐसी हैं जो डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन, ये एग्जिबिट डिवीजन के उसको नहीं दिखाती हैं। अडल्ट ह्यूमन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। एंड मैनी अदर सेल्स और भी होती हैं, डिवाइड करती हैं ओनली ओकेशनली, ये ओकेशनली डिवाइड करती हैं सिर्फ और सिर्फ एज नीडेड टू द रिप्लेस सेल्स, जब हम सेल्स को रिप्लेस कर देते हैं तब। एंड हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी ऑफ द सेल डेथ, और ये कब हमें दिखती हैं ओकेशनली डिवाइड करते हुए, जब वो सेल या फिर लॉस्ट हो गई हो या फिर इंजरी आ गई हो सेल में और सेल डेथ हो गई हो। तो दीज सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर, तो जो सेल हमारी डिवाइड नहीं करती हैं फर्दर, वो एग्जिट कर जाती हैं G1 फेज को एग्जिट कर जाती हैं, ठीक है। मतलब आपको पता है कि फर्दर डिवीजन ही नहीं होना है किसी सेल में, तो ऑब्वियस सी बात है G1 ही नहीं हमें करना पड़ेगा। G1 कर लेंगे तो फिर S भी करना पड़ेगा, और S कर लेंगे तो G2 भी करना पड़ेगा, और फर्दर अल्टीमेटली वो हमारा माइटोटिक फेज भी होगा, माइटोसिस भी होगा उसमें, है ना, एम फेज से भी गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए वो क्या कर जाती हैं हमारी, जब डिवाइड ही नहीं करना है तो वो G1 फेज से ही एग्जिट कर जाती हैं, ठीक है। और एंटर कर जाती हैं इनएक्टिव स्टेज में, और उस इनएक्टिव स्टेज को हम क्या बोल देते हैं, क्वाइसेंट स्टेज, मतलब G0 फेज बोल देते हैं।
जी नॉट स्टेज बोल देते हैं ऑफ द सेल साइकिल। तो आपसे पूछे क्वेश्चन आपसे कि वो कौन सी सेल्स हैं जो डिवाइड नहीं करती हैं फर्दर और एग्जिट कर जाती हैं G1 फेज को, उन सेल्स को हम क्या बोल देते हैं, उस स्टेज को हम क्या बोल देते हैं, तो उस स्टेज को बोलते हैं हम एन इनएक्टिव स्टेज, और कॉल्ड उसको हम क्या बोल देते हैं, क्वाइसेंट स्टेज और G नॉट स्टेज। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर देखिए और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो जी नॉट स्टेज होती है, जी नॉट फेज आ जाता है जब, सॉरी जी नॉट स्टेज आ जाती है सेल साइकिल में, तो कौन सा जो फेज होता है जिसमें एग्जिट कर जाती है सेल, तो आपको याद रखना है G1 फेज को वो एग्जिट कर जाती है सेल। ठीक है, अब इसमें भी बेटा देखो, इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो और याद रखने की हैं। सेल्स इन दिस स्टेज रिमीन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव, लेकिन हमारी जो सेल होती हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती हैं। इसमें ये नहीं है कि मेटाबॉलिकली वो एक्टिव नहीं है, नहीं, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगी, बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जब रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गेनिज्म को तो वो दोबारा से डिवाइड करना शुरू कर देती हैं। ठीक है एनिमल्स में क्या होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन जो होता है इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स में। तो हमारे जो एनिमल सेल होते हैं उनमें हमारी जो सोमेटिक सेल्स होती हैं उनमें क्या है, वो हमारी सोमेटिक सेल्स वो हमारी डिप्लॉयड हैं, तो उसमें हमें माइटोटिक सेल डिवीजन देखने को मिलता है। ठीक है, हाउएवर देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं हमारे टू दिस, वेयर डिप्लॉयड सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस, जहाँ पे हैप्लॉयड सेल्स भी आपको माइटोसिस से डिवीजन मिलेगा आपको। वैसे तो आपने पढ़ा है कि डिप्लॉयड सेल्स में ही सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस होती है, लेकिन कुछ हमारे एक्सेप्शंस भी होते हैं जिसमें हमारी हैप्लॉयड सेल भी डिवाइड कर दी होती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मेल हनी बी आपने पढ़ा होगा। अगेंस्ट दिस द प्लांट सेल जो होती हैं शो माइटोटिक डिवीजन इन द बोथ हैप्लॉयड और डिप्लॉयड सेल। तो हमारी जो प्लांट सेल होती हैं वो बेटा चाहे हैप्लॉयड सेल हो चाहे वो डिप्लॉयड सेल हो, वो भी हमारा माइटोटिक डिवीजन शो करती हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इससे क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकते हैं वो। ठीक है, तो आपको याद रखना है। फॉर योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट, आप पढ़ोगे आगे की फर्दर जो चैप्टर है उसमें कि आइडेंटिफाई प्लांट स्पीसीज एंड स्टेज एट विच माइटोसिस इज सीन इन हैप्लॉयड सेल्स, तो वो बाद में हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, क्या चैप्टर 3 क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो कह रहे हैं आपसे कि अल्टीमेटली इस पैराग्राफ का पूरा का मतलब ये है कि हमारे जो एनिमल सेल होते हैं उसमें माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, और सिर्फ वो किस में दिखता है, सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स में ही हमारा माइटोटिक सेल डिवीजन हो रहा होता है इन एनिमल्स में। लेकिन कुछ आपके एक्सेप्शंस भी होते हैं जिनमें हैप्लॉयड सेल्स में भी आपको माइटोसिस मिलती है। जैसे माइटोसिस का मतलब क्या होता है, 2n से 2n बनना है ना, यही तो माइटोसिस का मतलब होता है। तो कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं जिसमें हमारा आता है पहला एक्सेप्शन मेल हनी बी, जिसमें हैप्लॉयड सेल भी माइटोसिस करती हैं। और प्लांट में क्या होता है, प्लांट में दोनों ही टाइप की सेल, जैसे चाहे हैप्लॉयड सेल हो चाहे डिप्लॉयड सेल हो, वो माइटोटिक डिवीजन रखती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखें। आई होप आपके लिए आपको समझ में आएगा अच्छे से, और आप समझ भी रहे होगे जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो मैं आपको बता रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय टेक केयर। आपको लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताया करें। आप किसी भी क्वेश्चन का, इवन मैं क्वेश्चन भी पूछती हूँ उसमें लेक्चर के दौरान कि आप इस क्वेश्चन का आंसर देना, आप में से कोई भी आंसर नहीं देता है। प्लीज़ आप एक्टिव रहो यार, फ्री का पढ़ा रही हूँ मैं आपको, तो आप थोड़ा सा बेनिफिट उठा लो उससे, आपके लिए अच्छा होगा। बाय, टेक केयर।